नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल सोनी, संभवी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एमपी कांस्टेबल, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, रेलवे जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक सीरीज़ चला रहे हैं साइंस की, जिसमें अभी हम बायो के प्रश्न को हल कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम सेल नामक जो टॉपिक है उसको हल कर चुके हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को हमने सॉल्व किया है और हम न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल से संबंधित अच्छे-अच्छे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने ब्लड नामक टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। आज हम उसी सीरीज़ का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं, हम पार्ट 2 को आगे बढ़ाएँगे। हमने अपनी पिछली क्लास में हम देख लेते हैं कि हमने कितने प्रश्नों को हल कर लिया था। तो लगभग-लगभग यहाँ पर यदि देखा जाए तो हम काफ़ी प्रश्नों को हल कर चुके थे। लास्ट प्रश्न जो है हमारा वो था आपका, 1 मिनट रुकिए ज़रा, ये हमारा लास्ट प्रश्न था कि शरीर की डिफेंस सेल्स किसे कहा जाता है, और इसके बाद हम अगले प्रश्न से यहाँ पर आज शुरुआत करने वाले हैं। प्रश्न है हमारा, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का निर्माण कहाँ पर होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये थोड़े से कुछ नए क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये जो क्या इसका आंसर, हम एक-एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं। क्या इसका आंसर ये यकृत हो सकता है? नहीं, ये यकृत इसका आंसर नहीं हो सकता। क्या प्लीहा इसका आंसर हो सकता है? ये भी नहीं है। और क्या अस्थि मज्जा, बोन मैरो इसका आंसर हो सकता है? बोन मैरो का संबंध इससे है, बोन मैरो का संबंध बिल्कुल इससे है, लेकिन इसका सही आंसर नहीं। अब संबंध कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार इसका संबंध कैसे है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, जिसे हम कहते हैं किडनी, या फिर जिसे हम कहेंगे गुर्दा। ये जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, ये किडनी में बनता है। अब ये काम क्या करता है? ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है, हम हमें ये पता है कि हमारे अस्थि मज्जा जो होता है, वहाँ पर आरबीसी वगैरह बनते हैं। तो इन आरबीसी को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल देना कि ज़्यादा मात्रा में आरबीसी बने, जितनी बॉडी को ज़रूरत है, उतनी मात्रा में आरबीसी अच्छे तरीके से बनता रहे, ये हार्मोन ये काम करता है। ये हार्मोन ये काम करेगा। बनेगा कहाँ पर? गुर्दे में बनेगा। और ये क्या कर रहा है? बोन मैरो के अंदर। ये बोन मैरो के अंदर जो आरबीसी बनता है, उसको बनने के लिए उत्तेजित करने का काम करता है। तो वो एक तरीके से देखा जाए एक सिग्नल दे रहा है कि बोन मैरो में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आरबीसी बने, ताकि उसकी कमी ना होने पाए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जितनी संतुलित मात्रा होती, अधिक भी ना बने, अधिक भी होना खराब है और कम होना भी खराब है। लेकिन जितनी मात्रा में हमें आरबीसी की ज़रूरत होती है, उतनी मात्रा में आरबीसी बने। चलिए, तो इसका आंसर है गुर्दा, और काम क्या कर रहा है? बोन मैरो में ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनने को उत्तेजित करने का काम कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहते हैं? अब ये यूनिवर्सल डोनर मतलब ऐसा कोई ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो हर किसी को ब्लड दे सकता है। मतलब वो ए वाले को भी ब्लड दे सकता है, बी वाले को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, हर किसी को ब्लड दे सकता है। और ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है ये, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। ऐसा व्यक्ति होता है ओ। ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति हर किसी को ब्लड दे सकता है। देखिए, अब आखिरकार ये क्यों दे सकता है? मैंने जब अपने पिछले क्वेश्चन में, अभी इसी सीरीज के पिछले क्वेश्चंस में जब हमने एबी के बारे में चर्चा की थी, तब हमने ये देखा था कि एबी ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी, किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ये हमने देखा था। और इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें एंटीजन पाए जाते हैं, ये हमने देखा था। और बिल्कुल इसका अपोजिट होता है ओ, इसके बारे में भी हमने बताया था। ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीजन पाए जाते हैं। लेकिन यदि ओ की बात की जाए तो ओ में एंटीबॉडी पाई जाती है और एंटीजन नहीं पाए जाते। तो इसलिए, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी जो है वो है और एंटीजन नहीं है, इसकी वजह से ही हम ये कहते हैं, इसकी वजह से ये किसी को भी अपना ब्लड आसानी से दे सकता है और किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी, किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। चलो, हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट किस रक्त समूह को कहते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब, ये हम अभी बिल्कुल चर्चा कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने चर्चा किया। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो हर किसी से ब्लड को ले सकता है?
तो हमने अभी इसके बारे में चर्चा की, पिछले प्रश्न में ही हमने इसके पूरे डिस्क्रिप्शन को समझा। तो ए बी रक्त समूह जो होता है वो हर किसी से ब्लड को ले सकता है। लेकिन यदि इसमें भी स्पेसिफिक तौर पर पूछा जाए कि आखिरकार कौन सा, ए बी में कौन सा, तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा ए बी पॉजिटिव। और यदि डोनर की बात की जाए, यहाँ पर ये ऑप्शन डी जो लिखा हुआ है डोनर, या यहाँ पर डोनर की बात की जाए कि कौन किसको डोनेट कर सकता है, सबसे ज्यादा ब्लड जो है डोनेट कर सकता है किसी को, मतलब किसी को भी डोनेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि सटीक आंसर देखा जाए तो हम कहेंगे ओ नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं, ये जो यहाँ पर बने हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये होते हैं आर एच फैक्टर की वजह से, ये होते हैं आर एच फैक्टर की वजह से। और ये आर एच फैक्टर कहाँ पर पाया जाता है, तो आर एच फैक्टर पाया जाता है आरबीसी की सतह पर। देखिए, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आप उसकी मदद से आसानी से समझ सकते हैं कि आखिरकार ये आर एच फैक्टर क्या है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये इमेज हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जब हम इस इमेज को देखते हैं तो आरबीसी की सतह जो होती है वहां पर एक खास तरह का एंटीजन पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं डी एंटीजन, जिसे हम कहते हैं डी एंटीजन। देखिए, ये यहाँ पर ये एक खास तरह का एंटीजन पाया जा रहा है, डी एंटीजन। अब ऐसा आरबीसी जिसमें यह एंटीजन पाया जाएगा वो होगा आपका आर एच पॉजिटिव। जैसा हम कहते हैं ना कि ए पॉजिटिव ब्लड है, बी पॉजिटिव ब्लड है, ए बी पॉजिटिव ब्लड है, हम अक्सर ये कहते हैं। और ऐसा आरबीसी का सरफेस जिस पर ये एंटीजन नहीं पाया जाएगा वो कहलाएगा आर एच नेगेटिव। जैसे हम अक्सर कहते हैं ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम देखें, एक फैक्ट है यहाँ पर, इसको आप याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हर किसी से ब्लड को ले सकता है, ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी, और उसमें भी खास तौर पर प्लस, वो हर किसी से ब्लड को ले सकता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हर किसी को ब्लड दे सकता है, तो ओ वाला व्यक्ति जो है हर किसी को ब्लड दे सकता है। लेकिन इसमें भी खास तौर पर कौन सा, ओ नेगेटिव ज्यादा सटीक आंसर होता है। तो ए बी और ओ लिखा हुआ आए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ आता है तो फिर यहां पर ध्यान दीजिए कि ए बी में पॉजिटिव आएगा और ओ में नेगेटिव आएगा। याद रखने वाला है तथ्य है। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाटोक्रिट क्या मापता है, हिमाटोक्रिट जो है वो क्या मेजर करता है। तो देखिए, ये जो है हिमाटोक्रिट मेजर करता है आरबीसी के परसेंटेज को, मतलब ब्लड में कितना आरबीसी का परसेंटेज है वो मापा जाता है इससे। कितने परसेंट आरबीसी पाया जाता है, जैसे 45% है तो वो नापा जाएगा इसी की मदद से। सीधा सीधा तथ्य है ये, इसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं है। वन लाइनर जैसा क्वेश्चन है कि आखिरकार ये हिमाटोक्रिट जो है ये क्या काम कर रहा है, तो आरबीसी के परसेंटेज को मापने का काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का रंग लाल क्यों होता है। पहले की क्लास में भी हमने इसको डिस्कस किया है, लेकिन अब हम इसको और अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है इसका संबंध ही है रक्त के लाल होने से। अभी तक हमने इसके बारे में केवल इतना डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन जो है, ये कई बार मैंने अभी आपको इसी सीरीज में बताया, हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक होता है हीम और एक होता है आपका ग्लोबिन। एक है हीम और एक है ग्लोबिन। हीम का संबंध होता है आयरन से, इसमें आयरन पाया जाता है, या फिर हम जिसे कहते हैं लौह तत्व। जब यह आयरन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है, जब यह आयरन ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड का रंग जो होता है वो लाल हो जाता है। अभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आखिरकार लाल कैसे होता है, तो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन जब ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है तो ऐसी कंडीशन में ब्लड का रंग लाल हो जाता है। तो लाल होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाने वाला हीम, जिसका संबंध है आयरन से, ऑक्सीजन से जैसे ही क्रिया करेगा ब्लड का रंग लाल होने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में किस प्रकार की श्वेत रक्त
कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं? अच्छा प्रश्न है ये। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा गहराई का प्रश्न है ये कि आखिरकार किस तरह की कोशिकाएं जो हैं वो एंटीबॉडी बना रही हैं। हमारी बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ज़रूरी होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ही वो काम करती है कि हम बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ पाते और हम किसी भी बीमारी से लड़ पाते हैं। लेकिन यदि आरबीसी के टाइप्स में देखा जाए, जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, तो इनमें से कौन है जो एंटीबॉडी बनाने का काम कर रहा है? तो क्या मोनोसाइट ये काम करते हैं? नहीं, मोनोसाइट ये काम नहीं करते हैं। क्या आपका न्यूट्रोफिल ये काम करेगा? नहीं, न्यूट्रोफिल के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है। बैक्टीरिया का संक्रमण यदि बॉडी में होता है तो उससे लड़ने का काम न्यूट्रोफिल करता है। हम ऑप्शन सी के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। बेसोफिल क्या काम करते हैं? तो हमारी बॉडी में हेपेरिन और हिस्टामिन बनाने का काम बेसोफिल करते हैं। ये एलर्जी वगैरह से संबंधित होते हैं, इनसे प्रश्न भी जब आगे आएंगे तो हम इसके बारे में देखेंगे। तो आखिरकार ये क्या काम कर रहे हैं? बेसोफिल काम करता है हिस्टामिन बनाने का और साथ ही साथ में हेपेरिन बनाने का। हिस्टामिन और हेपेरिन, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आखिरकार हिस्टामिन और हेपेरिन कौन बनाते हैं? तो डब्ल्यूबीसी में जो बेसोफिल पाए जाते हैं वो हिस्टामिन और हेपेरिन बनाते हैं। एक तथ्य मैंने आपको अभी इसके बारे में और बताया था इसी तरह के प्रश्न से संबंधित कि ये जो बेसोफिल होते हैं ये डब्ल्यूबीसी में सबसे कम पाए जाते हैं और साथ ही साथ में ये जो न्यूट्रोफिल होता है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको सॉल्व किया था। तो आखिरकार हमने इनके कुछ ऑप्शंस के बारे में चर्चा की। अब हम चलते हैं अपने मूल प्रश्न की तरफ कि आखिरकार ये एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करेगा। एंटीबॉडी लिम्फोसाइट बनाने का काम करती है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिरकार एंटीबॉडी कौन बनाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लिम्फोसाइट ही एंटीबॉडी बनाएगी। बेसोफिल हिस्टामिन हेपेरिन बनाने का काम करते हैं, सबसे कम अमाउंट में पाए जाते हैं और साथ ही साथ में न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करने का काम करते हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट में डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से सही आंसर है ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है ल्यूकोपेनिया का अर्थ क्या है? देखिए, ल्यूकोपेनिया का अर्थ होता है, इसमें कुछ अ, दूसरे शब्द भी यहाँ पर आएंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार वो चीजें क्या हैं। जब कभी भी हमारी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में डब्ल्यूबीसी कम होने लगे, मतलब जितना चाहिए उससे भी कम होने लगे, तो डब्ल्यूबीसी की कमी को हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया। डब्ल्यूबीसी की कमी को कहा जाता है ल्यूकोपेनिया। लेकिन यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी यदि बढ़ने लगे तो फिर उसको क्या कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी की वृद्धि को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। इसे कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। इसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और यदि आरबीसी की कमी हो जाए, किसी व्यक्ति के शरीर में आरबीसी की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? ऐसी कंडीशन में उसे एनीमिया हो जाएगा। और यदि प्लेटलेट की वृद्धि हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है थ्रम्बोसाइटोसिस। इसे कहा जाता है थ्रम्बोसाइटोसिस। तो हमने एक ही प्रश्न के अंदर लगभग लगभग 3-4 तथ्यों का अध्ययन किया कि यदि मान लीजिए डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो ल्यूकोपेनिया होगा, यदि मान लो डब्ल्यूबीसी की वृद्धि हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में ल्यूकोसाइटोसिस, इसके बारे में हमने चर्चा की। यदि मान लीजिए प्लेटलेट्स की वृद्धि हो जाए तो थ्रम्बोसाइटोसिस हो जाता है। ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स हमें याद रखने होंगे। यहाँ ये मान लीजिए कमी के बारे में ल्यूकोपेनिया होता है, आप इसको याद रखिए। आरबीसी की यदि कमी हो जाए तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में एनीमिया की शिकायत होती है। ऐसी कंडीशन में एनीमिया की शिकायत होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि रक्त में कैल्शियम आयन की उपस्थिति किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? ये क्वेश्चन भले ही हम अभी सॉल्व कर रहे हैं इसको, लेकिन हमने अपने पिछले क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते समय इस क्वेश्चन के बारे में हम देख चुके हैं। मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया था कि जब कहीं पर भी ब्लड क्लॉट के बारे में संबंधित प्रश्न आए तो आपको दो चीजों के बारे में याद रखना है। एक है आपका विटामिन के और दूसरा है कैल्शियम।
तो ये इसका ऑप्शन जो लिखा हुआ है, कहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार रक्त का थक्का जमना कहीं पर लिखा हुआ है क्या? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन का काम है। ऑक्सीजन का परिवहन होना हीमोग्लोबिन का काम है। वो उसमें हीमोग्लोबिन जो है उसको परिवहन करवाने का काम करेगा। और किससे संबंधित होगा? तो आयरन से संबंधित होगा। कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। रक्त का थक्का जमना, अभी जब हमने फाइब्रोनोजिन और फाइब्रिन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तब हमने इसके बारे में चर्चा की थी। हमने आखिरकार देखा था कि फाइब्रोनोजिन जो है वो फाइब्रिन नाम का एक जाल बना देता है और उसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट बनता है, कहीं पर भी घाव वगैरह यदि लग जाता है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर खून का रिसना कम होता है। और हमने उसी समय पर यह चर्चा की थी कि इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है कैल्शियम। रक्त का थक्का जमाने में, रक्त का थक्का जमाने में जो जरूरी होता है, एक होता है कैल्शियम और दूसरा होता है आपका विटामिन के। दूसरा होता है विटामिन के। ये पिछली क्लासेस में भी हमने चर्चा की है। आज की क्लास में हमने फिर से इसको रिवाइज किया कि रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ में विटामिन के जो है वो महत्वपूर्ण होगा। यदि इम्यूनिटी की बात की जाए तो इम्यूनिटी बनाने का काम डब्ल्यूबीसी करता है, डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। और पीएच नियंत्रण ये अलग चीज है, एक बफर सिस्टम पाया जाता है, उसकी मदद से पीएच का नियंत्रण होता है। अभी कुछ आगे के प्रश्न होंगे, अगली सीरीज जो होगी हम उसमें उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमने आज के इसमें देखा कि कैल्शियम आयन की उपस्थिति किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरएच फैक्टर किसकी सतह पर पाया जाता है? अभी हमने पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किया। हमने आपको इमेज दिखा करके एक्सप्लेन किया था। देखिए ये इमेज ओपन है अभी यहाँ पर कि आरएच फैक्टर किसकी सतह पर पाया जाता है। तो यह जो आरबीसी है, यह आरबीसी की सतह पर आरएच फैक्टर पाया जाता है। और आरएच फैक्टर आखिरकार क्या है? एक तरह का एंटीजन जिसे हम कहते हैं डी एंटीजन। जिस आरबीसी की सतह पर ये डी एंटीजन पाया जाएगा वो कैसा कहलाएगा? आरएच पॉजिटिव। और जिसकी सतह पर नहीं पाया जाएगा वो कहलाएगा आरएच नेगेटिव। पिछले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके थे। तो चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव में आंसर कहां पर छिपा हुआ है? आरएच फैक्टर किसकी सतह पर पाया जाता है? ऑप्शन ए पर ही हमें स्पष्ट तौर पर आंसर दिखाई दे रहा है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल की सतह पर आरएच फैक्टर पाया जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में मदद करता है? देखिए रक्त के थक्के के बारे में हमने विटामिन के बारे में देख लिया है, कैल्शियम के बारे में देख लिया है, हमने फाइब्रिनोजन के बारे में, फाइब्रिन के बारे में भी चर्चा की है। लेकिन रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स भी काफी मदद करती हैं। रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स भी काफी मदद करती हैं। आरबीसी क्या काम कर रहा है? आरबीसी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को फ्लो कराने का काम कर रहा है। डब्ल्यूबीसी क्या काम कर रहा है? तो हमारी प्रतिरक्षा का काम कर रहा है, हमें विभिन्न रोगों से बचाने का काम कर रहा है। और प्लेटलेट्स का संबंध जो होता है वो रक्त के स्कंदन से मतलब ब्लड के क्लॉट से होता है। तो ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है, ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, शरीर में पुरानी आरबीसी कहां पर नष्ट होती है? हम अभी इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहां पर एक तथ्य हमें नया देखने को मिल रहा है। अब यहां बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ऑप्शन को देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज मत नहीं होना है कि अभी पिछले क्वेश्चंस में तो आपने केवल प्लीहा के बारे में बताया था, मतलब ये स्प्लीन के बारे में बताया था, लीवर के बारे में तो बताया ही नहीं था। तो लीवर में भी थोड़ा बहुत आरबीसी नष्ट होती हैं। देखिए यहाँ पर क्या ये गुर्दे में हो सकती हैं, किडनी में हो सकती है? नहीं। अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में तो इनका निर्माण हो रहा है, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण हो रहा है, नष्ट होने का संबंध इससे नहीं है। क्या ये लंग्स इनसे संबंधित होता है? नहीं। लंग्स हमारे श्वसन में भागीदारी देता है, रेस्पिरेशन में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसका संबंध इससे नहीं है। अब देखिए तो आखिरकार यहां पर यकृत क्यों लिखा हुआ है?
देखिए, प्राइमरी तौर पर यदि देखा जाए तो बहुत हद तक आरबीसी का जो नष्ट होना होता है वो प्लीहा में ही होता है। और बहुत से प्रश्नों में केवल स्प्लीन का ही ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, प्लीहा। लेकिन कुछ मात्रा में यह लीवर में भी होता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। यहाँ पर आप दोनों याद रखिए कि लीवर और प्लीहा दोनों इसका आंसर है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि मान लीजिए कहीं पर आता है प्लीहा ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में आता है यकृत, तो ऐसी कंडीशन में दोनों इसके आंसर होंगे। मुख्यतः कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है ये होता है प्लीहा में, इसलिए हर जगह पर इसका ऑब्जेक्टिव में प्लीहा या तो स्प्लीन ही लिखा हुआ होगा। लेकिन यकृत भी याद रखें, यहाँ पर भी आरबीसी नष्ट होती है। निर्माण कहाँ पर होता है? तो निर्माण होता है आपका बोन मैरो के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानव रक्त में सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? ये भी हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है, डिस्क्रिप्शन हम इसका देख चुके हैं। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा पाई जाती है न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। सबसे कम कौन सी पाई जाती है? तो सबसे कम पाई जाती है बेसोफिल। और बेसोफिल क्या काम कर रहे थे? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया। तो बेसोफिल काम करते हैं हिस्टामिन बनाने का, और साथ ही साथ में हेपेरिन बनाने का काम करते हैं। तो सबसे कम संख्या में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि सबसे कम संख्या में कौन सी पाई जाती है? तो सबसे कम संख्या में पाई जाती है बेसोफिल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इयोसिनोफिल और लिम्फोसाइट भी होते हैं, लेकिन ये सबसे कम या सबसे ज्यादा से संबंधित नहीं है। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल और सबसे कम आपका बेसोफिल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा, प्लाज्मा में ग्लूकोज का सामान्य स्तर लगभग कितना होता है? देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें लिखे हुए ऑप्शन हमें थोड़ा सा भ्रमित करने का काम करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। और ऐसे प्रश्नों को हमें हमेशा अपने कॉमन सेंस से ही सॉल्व करना होता है। उसी तरह का एक प्रश्न है ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। लेकिन किस तरह से कंफ्यूज करते हैं ये देखिए। सामान्य तौर पर हम जो पढ़ते हुए आए हमेशा कि यदि मान लीजिए फास्टिंग का समय है, फास्टिंग का समय मतलब फास्टिंग का समय मतलब देखा जाए उपवास के समय पर, मतलब किसी व्यक्ति ने यदि कुछ भी ना खाया हो तो उसके समय में कितना यहाँ पर क्या बोलते हैं ग्लूकोज पाया जाता है। तो हम हमेशा ये पढ़ते आए हैं कि लगभग 100 के आसपास ग्लूकोज जो है वो पाया जाता है। 100 से कम होता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये व्यक्ति नॉन डायबिटिक है। 100 से ज़्यादा होता है तो फिर एक कंडीशन आती है जहाँ पर कहा जाता है कि व्यक्ति प्री डायबिटिक है। और उसके बाद में जब वो भी लिमिट क्रॉस होती है तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति डायबिटिक है। ऐसी कंडीशन में देखिए प्रश्न में 100 तो है नहीं, यहाँ लिखा हुआ है 70 से 100। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 70 से 100। तो ये इसका 70 से 100 इसका सही आंसर होगा। 70 से 100 प्लाज्मा में ग्लूकोज का सामान्य स्तर लगभग जो है 70 से 100 पाया जाता है। इसका एक चार्ट भी हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इसका चार्ट है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमने यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर 80 से 100 दिया हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना है, वो ऑप्शन के हिसाब से हमको उसको सॉल्व करना है। तो ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर इसका क्या है? बिल्कुल भ्रमित ना हो, ऑप्शन के हिसाब से इसका सही आंसर है 70 से 100। ठीक है, 70 से 100 कहां पर? प्लाज्मा में ग्लूकोज का सामान्य स्तर लगभग 70 से 100 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, रक्त में सीरम किससे प्राप्त किया जाता है? अभी भी हमने चर्चा की थी, मैंने आपको बकायदा ये बनाकर भी दिखाया था कि आखिरकार सीरम किससे प्राप्त किया जाता है। देखिए, जब कभी भी आपके प्लाज्मा से आप फाइब्रोनोजन को निकाल देंगे तो जो कुछ भी बचेगा उसे हम कहेंगे सीरम। ये लिखा हुआ है ऑप्शन सी में। जब कभी भी प्लाज्मा से, जब कभी भी आप प्लाज्मा से क्या हटा देंगे, क्या माइनस कर देंगे? यदि आप इससे फाइब्रिनोजन को माइनस कर देंगे तो जो कुछ भी आएगा उसे हम कहेंगे सीरम। ब्लड का क्लॉट जब पूरी तरह से बन जाता है तो उसके बाद में जो बचता है
लिक्विड जैसा, बिल्कुल तरल जैसा जो बचता है, उसे हम कहते हैं सीरम। और आखिरकार ये सीरम कहाँ पर उपयोग होता है, ये सीरम कहाँ पर उपयोग होगा? तो सीरम के बारे में बात की जाए, सीरम कहाँ पर उपयोग होता है? बहुत से ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए सीरम का उपयोग किया जाता है। अब वो कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं, तो अभी हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इतना याद रखें कि बहुत सारे ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट करते समय सीरम का उपयोग होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, बहुत ज्यादा इस पर अब डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले इस पर डिस्कशन हो चुका है, पहले के ऑप्शंस को सॉल्व करते समय हमने इस पर डिस्कशन कर लिया था। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। रक्त में थ्रम्बोप्लास्टिन किस प्रक्रिया में कार्य करता है? तो देखिए, जब हम ब्लड के क्लॉट के बारे में पढ़ रहे थे, तब भी मैंने इसके बारे में शायद आपको बताया है। ये थ्रम्बोप्लास्टिन जो होता है, ब्लड की क्लॉटिंग को बनाने में मदद करता है। तो यहाँ कहीं पर क्या ब्लड की क्लॉटिंग लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है आरबीसी का निर्माण करना, नहीं, ये इसका सही आंसर नहीं है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण करना, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। ये ऑप्शन सी छिपा हुआ है, रक्त का जमना, ब्लड का क्लॉट बनना, ब्लड का क्लॉट बनना, ये इसका सही आंसर है। थ्रम्बोप्लास्टिन क्या काम करता है? थ्रम्बोप्लास्टिन काम करता है रक्त के थक्के के जमने में। तो यहाँ पे दो तीन शब्द ऐसे जिनको आप याद रखिए, जिनका संबंध रक्त के थक्के से है। थ्रम्बोप्लास्टिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, फाइब्रिन हो गया। ये एक पूरी प्रक्रिया होती है, ये पूरी एक प्रक्रिया है, और स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें होती हैं। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन को बनाता है, और थ्रम्बोप्लास्टिन भी वहां पर काफी महत्वपूर्ण होता है। ब्लड क्लॉट से मैंने आपको दो फैक्ट और बताए हैं याद करने के लिए। ब्लड क्लॉट से दो फैक्ट आपको बताए हैं कि एक आप यहाँ पर विटामिन के बारे में भी याद रखिए, और साथ ही साथ में आप यहाँ पर कैल्शियम के बारे में भी याद रखें। आप यहाँ पर कैल्शियम के बारे में भी याद रखें। तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा प्रश्न क्या है, देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक क्यों नहीं होता? बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये क्या बोलते प्रश्न है। और ये जो है ना, ये मतलब कहना चाहिए कि हमें अक्सर ये पता होता है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, लेकिन आखिरकार वो क्यों नहीं होता, ये हमें नहीं पता कि आखिरकार ऐसा क्या है भाई, आरबीसी ने अपने इस केंद्रक को क्यों त्याग दिया? ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से आरबीसी को अपने इस केंद्रक को त्यागना पड़ा? तो लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता, ये तो सबको पता है कि नहीं होता है, लेकिन आखिरकार क्यों नहीं होता? देखिए, आरबीसी में क्या पाया जाता है, यदि आरबीसी की बात की जाए, तो आरबीसी में एक खास चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और यह हीमोग्लोबिन क्या काम कर रहा है? O2 को, मतलब ऑक्सीजन को, हमारी बॉडी में रक्त के जरिए फ्लो करवाने का काम कर रहा है। अब देखिए, यहां पर कॉन्सेप्ट को समझिए कि आखिरकार आरबीसी ने अपने केंद्रक को क्यों त्याग दिया। यदि मान लीजिए आरबीसी के सरफेस पर केंद्रक होता, तो ऐसी कंडीशन में वो ज्यादा जगह घेरता, और ऐसी कंडीशन में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कम बाइंड कर पाता, हीमोग्लोबिन को कम जगह मिलती, क्योंकि केंद्रक वहां पर आ गया, हीमोग्लोबिन के लिए लिमिटेड जगह होती। हीमोग्लोबिन अपना काम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सके, ये हीमोग्लोबिन जो है, ये अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सके, ये O2 को पूरी बॉडी में अच्छी तरह से फ्लो करवा सके, इसके लिए आरबीसी ने केंद्रक को त्याग दिया। आरबीसी में इसीलिए केंद्रक नहीं पाया जाता, ताकि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए, मतलब जो हीमोग्लोबिन है, उसको ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके, सतह ज्यादा मिल सके, इसलिए। तो देखिए, यहां पर क्या ऑप्शन कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा? डीएनए नहीं होना, डीएनए नहीं होना, ये इसका सही आंसर नहीं है। अधिक ऑक्सीजन क्षमता के लिए, ये है इसका सही आंसर, ऑप्शन बी। यदि मान लीजिए कि आखिरकार आरबीसी के सरफेस पर केंद्रक पाया जाता, तो फिर केंद्रक भी होता वहां पर, और साथ साथ में वहां पर हीमोग्लोबिन भी पाया जाता, और ऐसी कंडीशन में क्या होता? ऐसी कंडीशन में वहां पर क्या बोलते हैं, आरबीसी के सरफेस के ऊपर जगह बहुत कम रहती, हीमोग्लोबिन बहुत कम मात्रा में आ पाता। हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में वहां पर आ पाए, और वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का फ्लो करा पाए, इसी के लिए आरबीसी के ऊपर केंद्रक नहीं होता है। और भी दूसरे कई कारण होते हैं, जैसे आरबीसी के ऊपर केंद्रक ना होने से उसका आकार जो है
वो अलग हो जाता है, उभ्यावतल उसका आकार हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बायकॉन्केव। उभ्यावतल जब इसका आकार हो जाता है तो ऐसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि केंद्रक नहीं है। केंद्रक ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, और फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो हमारे शरीर की बहुत बारीक से बारीक ब्लड कैपिलरीज में भी फ्लो कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन को लिया हुआ आरबीसी पतली से पतली ब्लड कैपिलरीज में भी जा पाए और वहां पर भी ऑक्सीजन का फ्लो करवा पाए, इसके लिए उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्लाज्मा में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा होता है? तो ये देखिए, एक ये मतलब कहना चाहिए कि वन लाइनर फैक्ट है सीधे सीधे कि आखिरकार कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, तो ये है आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। कई बार एग्जाम्स वगैरह में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि आखिरकार प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो हमें सीधे तौर पर यहाँ पर याद रहना चाहिए कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा में पाया जाता है। क्या ग्लोबुलिन है? नहीं। फाइब्रोनोजिन? नहीं। हीमोग्लोबिन? नहीं। प्लाज्मा में बात की जा रही है, हीमोग्लोबिन तो हो भी नहीं सकता। हीमोग्लोबिन तो हो भी नहीं सकता, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आपका आरबीसी में, तो ये तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। एल्ब्यूमिन इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लाज्मा को सरल शब्दों में क्या कहा जाता है? देखिए, यदि रक्त में प्लाज्मा को देखा जाए तो सरल शब्दों में इसे कहा जाता है रक्त का तरल भाग। देखिए यहां पर इस तरीके से है कि प्लाज्मा जो होता है वो टोटल ब्लड का, प्लाज्मा जो है वो टोटल ब्लड का लगभग 55 से 60% होता है। कहीं कहीं कुछ नोट्स में 55% लिखा हुआ मिलता है, और कहीं कहीं कुछ नोट्स ऐसे हैं जहां पर 60% लिखा हुआ मिलता है। यदि आप अप्रोक्सीमेट माने तो आप उसे 55% लगभग मान के चले। 55% जो होता है वो प्लाज्मा का भाग होता है, ये प्लाज्मा का भाग होता है। और इस प्लाज्मा के भाग में भी यदि देखा जाए तो लगभग लगभग 92% के आसपास, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 92% के आसपास इसमें पानी पाया जाता है, मतलब वाटर पाया जाता है। और फिर बाकी अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि सॉल्ट है, प्रोटीन है, दूसरी अन्य चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसलिए इतना ज़्यादा भाग में पानी पाए जाने के कारण हम इसे कहते हैं कि ये रक्त का तरल भाग है। ये रक्त का तरल भाग है, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो प्लाज्मा को सरल शब्दों में क्या कहा जाएगा? तो रक्त का तरल भाग कहा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त के कौन से घटक में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? अब इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सीधे एक बार में इसको सॉल्व करेंगे। इसके बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, बहुत बार ऑप्शन में ये रिपीट हुआ, हर बार हमने डिस्क्रिप्शन में इसको देखा। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के ऊपर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हीम पाया जाएगा जिसका संबंध आयरन से। ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। हीम पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को फ्लो करवाने का काम करता है। चलिए इस तरीके से हीमोग्लोबिन के बारे में हमने बेसिक चर्चा पहले भी कर चुके हैं। हम आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। यूनिवर्सल डोनर मतलब जो कि हर किसी को ब्लड दे सकता है। तो ये जो ओ है ये हर किसी को ब्लड दे सकता है। चलिए इस प्रश्न से संबंधित एक चार्ट को भी देख लेते हैं हम आखिरकार। ये एक चार्ट हमने आपके लिए तैयार, हमने चार्ट जो है ये देखा है, इमेज है ये एक, इसको देख लेते हैं। ये एक चार्ट बना हुआ है, देखिए ये। अब हम इसको यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ओ नेगेटिव लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ओ नेगेटिव, ये देखिए ये ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्या है? हर किसी को ब्लड दे सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीवन, हर किसी को ब्लड वो दे सकता है। और साथ ही साथ में देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव में यहाँ पर रिसीविंग में लिखा हुआ है एवरीवन, मतलब ये हर किसी से ब्लड को रिसीव कर सकता है। आप ये चार्ट देख सकते हैं, इसकी मदद से भी चीज़ों को याद कर सकते हैं, याद करने में आपको आसानी होगी। ओ नेगेटिव हर किसी को ब्लड दे सकता है, ए बी पॉजिटिव हर किसी से ब्लड ले सकता है। इसका लॉजिक क्या है ये अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि आखिरकार ए बी में किसी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती, इसलिए वो हर किसी से ब्लड को ले लेता है। और ओ नेगेटिव में एंटीबॉडी पाई जाती है, इसकी वजह से वो हर किसी को ब्लड दे सकता है। चलिए
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन, हाँ, इसका सही आंसर तो हमने चर्चा कर ली है। आखिरकार इसका सही आंसर जो है वो है ओ। ये हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, चार्ट की मदद से भी मैंने आपको दिखा दिया। यूनिवर्सल डोनर जो है वो है आपका ओ। चलिए, और इसमें भी स्पेसिफिक तौर पर पूछा जाए तो ए ओ नेगेटिव, ये भी याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा कि मानव रक्त में आरएच फैक्टर किससे संबंधित है। ये मैंने अभी आपको इमेज भी दिखाई थी, फिर से इमेज की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको एक इमेज यहाँ पर दिखाई थी, और हम फिर से इमेज की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस किया था कि आरएच फैक्टर होता है, आरबीसी के ऊपर एक डी एंटीजन पाया जाता है। जिस आरबीसी के ऊपर ये डी एंटीजन है वो पॉजिटिव, जिस आरबीसी के ऊपर ये डी एंटीजन नहीं है वो निगेटिव, और इसी डी एंटीजन को हम कहते हैं आरएच फैक्टर। एक बंदर के ऊपर ये प्रयोग किया गया था जिसका नाम था रहेसिस। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आरएच फैक्टर की जांच किसके ऊपर की गई थी। तो आरएच फैक्टर की जो जांच है ये रहेसिस नाम के एक बंदर के ऊपर की गई थी। यह भी आप याद रखें। आरएच फैक्टर किससे संबंधित होगा, आरएच एंटीजन, और ये जरूर याद रखिएगा कि उस एंटीजन को डी एंटीजन भी कहते हैं। ये प्रश्न जरूर याद रखिए। कहां पर पाया जाता है, तो आरबीसी की सरफेस पर पाया जाता है। क्या डिसाइड कर देता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड को डिसाइड कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में रक्त दाब सामान्यतः कितना होता है। बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है, और जो लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं उन्हें भी ये पता होना चाहिए। सामान्य तौर पर हमें अपनी दैनिक जीवन में इसका आंसर पता होना चाहिए। आंसर है इसका 120/80। 120/80, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। 120 को हम कहते हैं सिस्टोलिक, और 80 को कहते हैं हम डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और 80 को हम कहते हैं डायस्टोलिक। ये आएगा आपका डायस्टोलिक। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिस्टोलिक क्या है। तो सिस्टोलिक होता है 120, डायस्टोलिक क्या होता है, तो डायस्टोलिक होता है 80। चलिए, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 120/80। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्यतः पुरुष में कितना होता है। देखिए यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर पुरुष में पूछा गया है। तो यहाँ पर पुरुष में और महिला में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में अलग अलग पाया जाता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर अलग होता है, थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, और महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर थोड़ा सा कम होता है। इसको समझाने के लिए भी हमने यहाँ पर एक इमेज जो है, ये देखिए यहाँ पर ये एक इमेज बनी हुई है। इसमें आप देखिए कि पुरुषों में यदि हम यहाँ पर मेल्स की बात करें तो पुरुषों में 13.5 से लेकर के 17.5, और महिलाओं में ये 11.5 15.5 दिखा रहा है। ये कई कई जगह पे अलग भी लिखा हुआ होता है ना। कई कई जगह पे ये 12 के आसपास भी लिखा हुआ होता है। तो अभी तो क्वेश्चन में हमसे मेल्स के बारे में पूछा गया है, तो मेल्स के बारे में 13.5 से लेकर 17.5, और ये ऑप्शन में कहाँ पर फिट बैठ रहा है इसको हम देखते हैं। तो ऑप्शन में ये देखिए, ये जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है 13 से लेकर के 17, ये जो लिखा हुआ है 13 से लेकर के 17, ये इसका सही आंसर है। नियर बाय है, 13.5 से लेकर के 17.5, ये नियर बाय आंसर है। प्रश्न के हिसाब से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। कई बार इसमें वो थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाले डाटा भी दे सकते हैं, यहाँ पर वो थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो आप इसका अप्रोक्सीमेट याद रखिए और उसी के नियर बाय के ऑप्शन को क्लिक किया कीजिए। चलिए, क्या 18 से 20 हो सकता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या 9 से 11 हो सकता है, ये बहुत अलग है, ये भी नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नवजात शिशु में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी में कौन सी बीमारी होती है। बहुत जरूरी है ये जानना कि आखिरकार ये चीज क्या है। देखिए, ये जो चीज होती है इसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस। ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। देखिए आखिरकार ये है क्या। ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटालिस। यही इसका सही आंसर है। यदि आरएच फैक्टर गड़बड़ा जाए, कैसे गड़बड़ा जाएगा अभी हम देखते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए
माता का आरएच फैक्टर, जो मदर है, उनका आरएच फैक्टर कैसा है? उनका है आरएच नेगेटिव। और गर्भ में पल रहा बच्चा, गर्भ में पल रहा क्या? शिशु, गर्भ में जो शिशु है, उसका आरएच यदि पॉजिटिव हो, उसका आरएच यदि पॉजिटिव हो, मतलब माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और गर्भ में जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसका यदि पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है कि माता का शरीर इस आरएच पॉजिटिव के खिलाफ में एंटीबॉडी बनाने लगता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है और उसे खत्म करने लगता है। उसे ही हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देखिए यहाँ पर एक इमेज की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये एक इमेज बनी हुई है, ये एक इमेज बनी हुई, देखिए यहाँ पर एक माता दिखाई दे रही हैं और इनकी गर्भ में पल रहा एक शिशु दिखाई दे रहा है। यदि ये जो माता है, ये माता का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव हो, आरएच नेगेटिव हो, और यह जो शिशु है, ये शिशु, यह आरएच पॉजिटिव हो, ये आरएच पॉजिटिव है। आरएच पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कि ये जो शिशु है, इसके आरबीसी में डी एंटीजन पाया जा रहा है। पॉजिटिव होने का क्या मतलब था? पॉजिटिव होने का मतलब था कि एक डी एंटीजन पाया जाता है। यदि ये डी एंटीजन ब्लड में पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और यदि ये नहीं पाया जा रहा है तो नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये जो माता का ब्लड ग्रुप है, इसमें वो डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है और इसकी वजह से इनका ब्लड ग्रुप कैसा है? नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, और यह जो शिशु है, इसके आरबीसी में ये डी एंटीजन पाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। ऐसी कंडीशन में माता का शरीर ही इस बच्चे के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है। शरीर को ऐसा लगने लगता है कि शायद ये कुछ क्या बोलते हैं, हानिकारक है, कुछ गलत है, और वो इसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनाने लगता है। और ऐसी कंडीशन में वो माता के शरीर में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, शरीर ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, और इसी को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। इसलिए गर्भावस्था के समय में ब्लड ग्रुप की काफी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। हमने इमेज की मदद से भी आखिरकार इसको समझा। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पॉलीसाइथीमिया किस स्थिति को कहा जाता है? अब ये पॉलीसाइथीमिया क्या है? देखिए, यदि मान लीजिए बॉडी में आरबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, यदि मान लीजिए बॉडी में आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। और यदि मान लीजिए आरबीसी की संख्या कम हो जाए तो फिर क्या होगा? ऐसी कंडीशन में एनीमिया हो जाता है। तो यदि मान लीजिए आरबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर क्या होगा? पॉलीसाइथीमिया। और यदि मान लीजिए आरबीसी की संख्या कम हो रही है तो ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसी कंडीशन में हो सकता है एनीमिया। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ने को क्या कहते हैं? यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जाए तो उसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स की संख्या यदि बहुत ज्यादा बढ़ती जाए तो उसको कहते हैं थ्रम्बोसाइटोसिस। ये अभी हमने पिछले क्लासेस में, पिछले जो ऑप्शंस हैं उसमें हमने इसको देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा, ल्यूकेमिया किस प्रकार का रोग है? बड़ा खतरनाक रोग है ये ल्यूकेमिया। सामान्य तौर पर इसे ब्लड कैंसर कहते हैं। और ब्लड कैंसर कैसा? कि यदि मान लीजिए शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा अनियंत्रित तौर पर बढ़ने लगे, मतलब जितने डब्ल्यूबीसी की जरूरत है उससे भी ज्यादा यदि मान लीजिए डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने लगे। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है? वाइट ब्लड सेल। इनकी मात्रा अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगे, अनकंट्रोल्ड तरीके से ये बढ़ने लगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ब्लड का कैंसर। और इसे सामान्य तौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से इसे जाना जाता है, रक्त का कैंसर। और क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनियंत्रित तौर पर बढ़ जाना। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है, रक्त का थक्का जमना, ये इससे इसका संबंध नहीं है। संक्रमण, एनीमिया, ये भी इससे इसका संबंध नहीं है।
रक्त का थक्का बनने के बारे में इस क्लास में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हमने यहाँ पर फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिन, विटामिन के, कैल्शियम कई बार हमने चर्चा की है। संक्रमण इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमने देखा कि डब्ल्यूबीसी काम करता है। लेकिन यदि वही डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे, तो फिर उसे हम कहेंगे ब्लड कैंसर या तो ल्यूकेमिया। और एनीमिया, खून की कमी, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बेसोफिल किसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं? ये हमने जब हम पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और ऑप्शन में जहाँ-जहाँ पर बेसोफिल लिखा हुआ आया है, हमने इसके बारे में अच्छे खासे स्तर पर चर्चा की है। हमने इनके 2 फैक्ट्स के बारे में देखा था, बेसोफिल के बारे में, कि सबसे पहला फैक्ट डब्ल्यूबीसी में जो सबसे कम पाए जाते हैं, उसे हमने क्या कहा था? बेसोफिल कहा था। दूसरा हमने तथ्य जो पढ़ा था कि आखिरकार बॉडी में जो हमारा क्या बोलते हैं डब्ल्यूबीसी होता है, वो हिस्टामाइन बनाने का काम करता है और साथ ही साथ में और क्या बनाने का काम करता है? तो ये हेपेरिन को बनाने का काम करता है। कौन काम करते हैं? बेसोफिल ही काम करते हैं। तो हिस्टामिन और हेपेरिन दोनों बनाने का काम बेसोफिल करेंगे। क्या यहाँ ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना ये इसका काम नहीं है। ये हम अभी पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना हीमोग्लोबिन का काम है। ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है हिस्टामिन और हेपेरिन को रिलीज करना, ये ही इसका सही आंसर है। तो इतने फैक्ट आप याद रखिए बेसोफिल के बारे में। 2 फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। डब्ल्यूबीसी में सबसे कम पाया जाएगा बेसोफिल, सबसे ज्यादा पाया जाएगा न्यूट्रोफिल। बेसोफिल क्या रिलीज करता है? हिस्टामिन और हेपेरिन को रिलीज करता है। बार बार मैंने इस तथ्य को रिपीट किया है, कई बार आज की क्लास में मैंने इस तथ्य को रिपीट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विटामिन के की कमी से क्या प्रभावित होता है? ये भी हम कई बार आज ही की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यदि हम सीधे सीधे इसके आंसर की तरफ बढ़े तो ब्लड क्लॉटिंग, इसका आंसर होगा ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है विटामिन के। और साथ ही साथ में एक और चीज मैंने आपको बताई थी, कैल्शियम। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अब हम इसको और डिस्कस नहीं करेंगे, कई बार हमने इसको डिस्कस किया अभी। आगे बढ़ते हैं हम। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? देखिए ये सीधे तौर पर फैक्चुअल प्रश्न होते हैं कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना है। प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी में रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है और प्लेटलेट्स होती हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो 7 से 10 दिन का होता है। 7 से 10 दिन का इनका जीवन काल पाया जाता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। 7 से 10 दिन इनका जीवन काल होगा। और आरबीसी का यदि पूछा जाए तो आरबीसी का जीवन काल भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे हम। रक्त के प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? देखिए रक्त के प्लाज्मा में एक खास चीज पाई जाती है जिसको कहते हैं बि- बिलिरुबिन। ये इसकी वजह से ही इसका रंग जो है वो पीला पाया जाता है। तो यही वो चीज है कि प्लाज्मा का रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। इसकी वजह से रंग पीला हो जाता है। और यहाँ पर एक तथ्य और ध्यान देने वाला है। यदि ये बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो इसकी वजह से पीलिया भी होता है, जिसे हम जॉइंडिस कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है? देखिए ये बड़ा खतरनाक रोग है कि ये जो होता है हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ठीक तरीके से बॉडी में नहीं बन पाता है और एक तरह का आनुवांशिक रोग है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उनको ब्लड जो है बार बार चढ़ाया जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है हीमोग्लोबिन के बनने में। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है हीमोग्लोबिन के बनने का। हीमोग्लोबिन जब ठीक तरीके से ना बन पाए। क्या ये वायरल इन्फेक्शन है? बिल्कुल गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। बैक्टीरियल इन्फेक्शन? बिल्कुल गलत। प्लेटलेट डिसऑर्डर? ये भी नहीं। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं बी सी डी, ये पूरी तरह से इनरिलेवेंट है। ये पूरा जो है इससे रिलेवेंट नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम वगैरह में पूछा गया है कि आर एच फैक्टर की खोज किसने की है।
ये जो ऑप्शन बी लिखा हुआ है, ऑप्शन बी, जिसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर और वियनर, इन्होंने ही आर एच फैक्टर की खोज की थी। और किसमें की थी ये भी मैंने आपको बताया। एक रहेसिस नाम का बंदर था, एक रेहेसिस नाम का बंदर था, रेहेसिस नाम के बंदर के ब्लड में इन्होंने इसकी खोज की थी। और इसी के रेहेसिस नाम के बंदर के शॉर्ट फॉर्म में उन्होंने इसको क्या कह दिया, आर एच फैक्टर। क्या है, एक तरह का डी एंटीजन, जिसके ब्लड में पाया जाएगा उसका ब्लड पॉजिटिव, जिसके ब्लड में नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड नेगेटिव। खोजा किसने, तो खोजा कार्ल लैंडस्टीनर और वियनर ने। चलिए, और इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है यहाँ पर समाप्त होती है। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को यहाँ पर हल किया है, और काफ़ी सारे प्रश्नों को हल करते समय हमने यहाँ पर देखा, ये देखिए इतने सारे लगभग लगभग प्रश्न जो है हम आज के टॉपिक पर इसको हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज जो है ये पसंद आ रही होगी। आज हमने ब्लड नाम का ये जो टॉपिक है इसको पूरी तरह से कवर कर लिया है। आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, रेलवे वगैरह, उसमें साइंस से संबंधित प्रश्नों में ये श्रृंखला आपकी मदद करेगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और संभवी आईएएस